हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम नुसरत भुट्टो केस पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मैं स्पेशली इसलिए रिक्वेस्ट उन स्टूडेंट्स को करता हूं जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, वो इन केसेस को ज़रूर पढ़ें और स्पेशली पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और जो हमारे जुडिशियल हिस्ट्री है उनका उसको पता चल सके। जब तक ये पता नहीं चल सकेगा आपको, आप अच्छे वकील नहीं बन सकते। तो एनी हाउ, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। चलते हैं हम अपने केस पे उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। जी, स्लाइड हमारे पास आ चुकी है, हम इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने आपसे अर्ज की कि ये नुसरत भुट्टो केस वर्सेस जनरल ज़िया-उल हक केस 1977 AC 657 इसका पूरा नाम है। वैसे नुसरत भुट्टो केस ही बहुत मशहूर है, अगर आप इसको कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको ये मिल सकता है। हम पहले बैकग्राउंड पढ़ते हैं। जब तक बैकग्राउंड आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको वो केस तो बस सिर्फ एक कार्रवाई होती है, आप उसका फैसला बता देते हैं। तो बैकग्राउंड पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि ये केस हुआ क्यों, इसकी वजह क्या थी। तो ये पढ़ना ऐसे बच्चे जो ज़्यादा अपना आप को समझते हैं कि हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए और अच्छे वकील बनना चाहते हैं, तो वो बैकग्राउंड उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये 1977 की जब इलेक्शन भुट्टो साहब ने कराई, तो भुट्टो साहब की जो इलेक्शन थी उसमें रिगिंग के इल्ज़ाम लगे। अब उसमें जो आप देखें, रिगिंग इस तरह की होती है कि आपके पास को 7-8 या 40-50 की सीट का कोई चक्कर हो, तो कोई जीत जाता है तो आप कह सकते हैं। लेकिन अगर 200 में से अगर 150-55 सीटें कोई जीत जाए तो सारी में तो रिगिंग नहीं होती। पर बहरहाल, क्योंकि डिक्टेटरशिप मकसूद थी, तो भुट्टो साहब पे ये इल्ज़ाम लगा कि आपने बड़ी इलेक्शन में रिगिंग की है। तो किसी जगह पे तो जाहिर सी बात है, जो पार्टी इतनी मेजॉरिटी को एंजॉय कर रही होती है, तो कहीं ना कहीं तो 19-20 हो जाती है। तो बहरहाल, तो इसमें जो है वो जो पार्टीज थी, उनकी अपोजिशन पार्टी ने उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि ये जो अपनी अपोजिशन पार्टीज थी, ये कौन थे। ये PNS थी, ये पाकिस्तान नेशनल अलायंस, JI, JU, जमीयतुल उलमा और तहरीक इस्तिकलाल, ये सारे जो राइट विंग की पार्टीज थी। अब राइट विंग की वो पार्टी कहलाती है जो पहले इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब होती है। तो इन लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, और इन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो ये एक प्रीटेक्स्ट मिल गया जनरल ज़िया-उल हक को। जब मुल्क में एहतजाज चल रहा था तो जनरल ज़िया-उल हक ने क्या किया कि मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दी। मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करके जो पाकिस्तान का जो आइन था 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, उसको जो है ना, उसने सस्पेंड कर दिया। उसको सस्पेंड करके एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर PCO वो दे दिया। अब मैंने आपसे अर्ज की कि यहाँ पे ये होता है कि सबसे पहले जो डिक्टेटर आता है, वो उसकी कोशिश होती है कि किसी तरह जो कोर्टें हैं वो हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना उठाए, तो उनको कंटेन करने की कोशिश करती है। तो उसने क्या किया कि जितने भी लॉ उसके अपना हाई कोर्ट्स के जितने भी चीफ थे, चीफ जस्टिस, जैसे सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और लाहौर का होगा, कोयटा का होगा, बलूचिस्तान वाला, या मतलब है कि जितने भी चीफ जस्टिस प्रोविंशियल थे, उन सब को उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने उनको गवर्नर भी बना दिया उस सूबे का, क्योंकि उन्होंने असेंबलीज तोड़ दी, उनकी हुकूमत तोड़ दी, ख़त्म कर दी, कैबिनेट टूट गई, ख़त्म हो गई, असेंबलीज ख़त्म हो गई। तो अब ये अपना नया प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जिसको PCO कहते हैं, वो लेकर आ गए। अब क्या होता है कि इस PCO के तहत, नए ऑर्डर के तहत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके 10 लीडरान, क्योंकि जो भुट्टो साहब की जो ताकत थे या भुट्टो साहब के जो अहम लोग थे, उन सब को इन प्रोटेस्ट में जो है वो अरेस्ट किया जाता है। अब क्या होता है कि ये सारे अरेस्ट हो जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन भी सस्पेंडेड होता है। तो उसमें नुसरत भुट्टो शहीद जो होती है, वो अपनी पिटिशन लेकर जाती है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जब वो पिटिशन दाखिल करती है, उसके 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो कहती है कि भाई, ये एक तो उसने कहा कि ये जो आर्टिकल है 84, उसका सब आर्टिकल 3, ये
जो 1973 का आर्टिकल है, उसी के अंडर उसने अपनी पिटीशन दाखिल की और सवाल किया सुप्रीम कोर्ट से। तो उसने कहा कि मेरी जो हस्बैंड और जो पार्टी लीडरान है, इनकी जो डिटेंशन हुई है ये बिल्कुल इलीगल हुई है। और दूसरी बात उसने ये कही कि आप हमें ये भी बताएं कि ये जो टेक ओवर हुआ है, मिलिट्री टेक ओवर, इसकी क्या वैलिडिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, ये भी आप हमें बताएं। और ये हमारे लोग क्यों अरेस्ट हुए, इसकी क्या वजह है। तो बहरहाल उसके बाद क्या होता है, अब इसमें ई टर्न है, वकील थे, मतलब एक वकील होता है गवर्नमेंट की साइड का और एक वकील होता है आपका जो डिफेंस साइड का। तो बहरहाल यहिया बख्तियार साहब थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और एक बड़े मंझे हुए वकील थे। भुट्टो साहब का केस उसने लड़ा। तो बिरोई साहब ने अपनी एक प्लीट जो दी, उसने कहा कि मेरे जो वकील थे, मतलब एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उस पर एक तो इल्ज़ाम ये गलत है कि उसने कोई तेज सच बड़े पैमाने पे सोच समझ के कोई रिगिंग की है। दूसरा उसने मिसाल दी थी, मैंने आपसे पहले अर्ज किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिसीजन है ये प्रेसिडेंट होते हैं, ये आपका जो आगे वाला जो फैसला होता है उस पर असरअंदाज होते हैं। तो उसने आसमा जिलानी का केस है, आप पढ़िएगा उसमें, अगर आसमा जिलानी के केस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आसमा जिलानी के केस को उसने रेफर किया कि उसमें तो आपने कह दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि जो यहिया खान वाली जो अपना मार्शला है वो तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और आपने कहा था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए मैं ये भी मुतालबा करता हूँ कि ये जो ज़ियाउल हक है, इसने जब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस तरह मार्शल टेक ओवर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जनरल ज़ियाउल हक ने भी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है। तो अब इसको तो आर्टिकल 6 इन्वोक करना चाहिए। आर्टिकल 6 में आपकी सजाए मौत हो जाती है। तो जनरल ज़ियाउल हक ने ऐसा काम किया है कि उसको सजाए मौत हो जाए, ये उसकी प्ली थी। इनफैक्ट ये उसकी अपना यहिया बख्तियार ने कोर्ट में पेश किया जो केस था सुप्रीम कोर्ट का। अब इसके सामने जो दूसरा वकील था, अब दूसरी तरफ जो डिफेंस लॉयर होता है, अब डिफेंस लॉयर क्या करता है कि जो थ्योरी हमने रिजेक्ट किया आसमा जहांगीर में, वही थ्योरी दोबारा ले आता है, केल्सन थ्योरी, जो सक्सेसफुल रेवोल्यूशंस जहां पे एक्सेप्ट होता था 200 केस में। तो हालांकि वो रिजेक्ट हुई वहां पे अपना आसमा जहांगीर के केस में, लेकिन यहाँ दोबारा ये लेकर आते हैं। और ये 5 जुलाई 1977 77 को जो कोर्ट होती है हमारी, वो कहती है कि ये जो सस्पेंशन ऑफ 1973 जो आयन था, ये लॉफुली सस्पेंड हुआ और जो न्यू ऑर्डर आ चुका है, इसलिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के बेसिस पे जो हमारी डिक्टेटरशिप है वो भी जस्टिफाइड है। बताना आपको ये था कि इस मुल्क में जितनी भी डिक्टेटरशिप आई है, आप देखिए उसको हमारी जो कोर्टें हैं वो किस तरह अपने कोई ना कोई बहाना लेकर, कोई ना कोई अपने प्रोविजन लेकर आते हैं और उनको जस्टिफाइड करते हैं। ये हमारे बच्चों को पढ़ने की जरूरत है। थैंक यू।